गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सारा खत्म कर लिया था और मैंने आपको उस समय ही लास्ट टाइम ही बताया था कि आज हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन से पहले का जो बेसिक थ्योरी है वो भी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे और जानेंगे ये सारी चीज़ें कि डिफरेंशिएशन हमें क्यों पढ़ना है और हमारे फेस का कहाँ पर और किस तरह से उसका यूज किया जाता है। तो आइए वो सब चीज़ स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कुछ डिफिनीशंस है जो आपको जानने चाहिए, वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है ताकि हमारा जो सेशन है वो कम टाइम में भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। तो देखिए, सबसे पहला ही जो हमारे पास डिफिनेशन है वो है कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो होता है कि जब भी कोई आप जब भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे होते हो तो उस समय तक कांस्टेंट उसको बोलेंगे जिसकी वैल्यू चेंज ना करे। कांस्टेंट उसको बोलेंगे जो ड्यूरिंग होल मैथमेटिकल ऑपरेशन पे अपनी वैल्यू को चेंज ना करे। अब कौन कौन हो सकता है सर? तो उसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो देखो, है ना। एग्जाम्पल हो सकता है उसका कोई भी न्यूमेरिक इंटीजर 1, 2, पाई, ई एक्सपोनेंशियल, ये सारे के सारे जो हैं इनका मैथमेटिकल ऑपरेशन में वैल्यू हमेशा एक ही रहेगा, 2 रहेगा, पाई रहेगा और यही रहेगा, मतलब वैल्यू चेंज नहीं करेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। आगे आ चाहिए, दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग वेरिएबल की। क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। अब बात ये उठता है कि वेरिएबल किसको कहेंगे? जो कि अलग अलग वैल्यू को अपने में रख सके, जो कि अपने में अलग अलग वैल्यू को रख सके। बात समझ में आ रही है क्या? जैसे मैं बोलूं कि जो मेरी उम्र है मेरी बहन से 2 साल ज़्यादा है, तो मेरी उम्र, मान लो मैंने अपनी उम्र को बताया y, बहन की उम्र को बताया x। तो अब अगर मान लो मैं 20 साल बताऊं तो बहन की उम्र कितनी हो जाएगी? मेरी उम्र, तो सोचो जरा, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कि मेरी उम्र जो है वो 2 साल बड़ी है अपनी बहन से, तो y अगर मैंने 20 बोला है तो 20 इक्वल टू बराबर x प्लस 2, तो x इक्वल टू कितना? 18। यानी कि यहाँ जो x है, लेकिन सोचो फिर अभी तो 20 था, 2 साल बाद, 2 साल और आगे y की वैल्यू बढ़ा दो, आप 2 साल से बढ़ा दोगे तो मेरी कितनी हो जाएगी? 22। तो y हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या 18 ही आएगी पहले वाली? नहीं, वो चेंज हो जाएगी और वो 20 अब निकल के आएगी। यानी कि वेरिएबल वो क्वांटिटी है जिसका वैल्यू लगातार बदलते रहता हो किसी भी फंक्शन में, किसी भी इक्वेशन में। बात समझ में आ? इसे आप डिनोट कर सकते हो डिफरेंट वैल्यूज के लिए। जैसे y से डिनोट करते जनरली x से कर देते, कई बार z से कर देते, कई बार v से कर देते। तो ये सारे ऐसे ये नोटिफाई करते हैं, उनको हम लोग डिनोट करते हैं इन सब चीज़ों से। ये क्या है? वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यू बदलती रहती हो, है ना, जो अलग अलग वैल्यू को अपने में धारण करते हो। ठीक है, अब ये समझ में आ जाएगा, जब हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगला है फंक्शन। एनी क्वांटिटी लेट से y, मैं उस क्वांटिटी को मैं मान रहा हूँ y। तो जनरली हम लोग फंक्शंस के लिए, हमारे डिफरेंशिएशन के दौरान फंक्शंस के लिए y को मानेंगे फंक्शन, इसलिए मैंने लेट से y इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ वेरिएबल। तो y को किसी फंक्शन का वेरिएबल बोलेंगे और मैंने वेरिएबल का मान लिया x, यानी कि y को फंक्शन बोलेंगे किसका? x का। इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी गिवन वैल्यू ऑफ x, यानी x से किसी खास वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट अ सिंगल वैल्यू डेफिनेट वैल्यू ऑफ y। अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि y को x का फंक्शन तब कहेंगे तब जबकि x से किसी वैल्यू के लिए y का सिर्फ एक फिक्स्ड वैल्यू आता हो। फिर से, y को x का फंक्शन तब ही कहेंगे तब जबकि x के किसी वैल्यू के लिए, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y का एक फिक्स्ड और डेफिनेट वैल्यू आता हो। क्लियर है बात? तो चलिए, फंक्शन को बहुत तरीके से डिनोट कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं उसको डिनोट करने के। एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है y इक्वल्स टू एफ एक्स, और इसे हम लोग रीड करते हैं, रीड है जिसे पढ़ते हैं आप, इसे पढ़ेंगे आप, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। बात समझ में आई? तो यहाँ y क्या है? फंक्शन है किसका? x का। तो इसे ऐसे पढ़ते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, f स्टैंड्स फॉर फंक्शन। अब एक किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि यह चीज़ आपको समझ में आ जाए। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज मैंने अभी बोला y इक्वल्स टू x प्लस 2, y इक्वल्स टू x प्लस 2। जरा देखो तो y की जगह तो हम लोग fx भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं fx लिखूँ तो ये क्या होगा? fx इक्वल्स टू x प्लस 2, यानी कि फंक्शन ऑफ x जिसे हम लोग y कह रहे थे वो क्या है? x प्लस 2 है। ठीक, तो अब जरा देखो तो फंक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन कहता है कि y x से किसी फिक्स वैल्यू के लिए y का कोई एक निश्चित फिक्स वैल्यू आएगा, तो उसके लिए एक पुट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1, देन y इक्वल्स टू व्हाट?
x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू व्हाट 1 प्लस 2 3। बात समझ में आई क्या? तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप गौर से समझना चाहो तो देखो x अपनी वैल्यू को बदलता है और y की वैल्यू x के अकॉर्डिंग बदल जाती है। x अपने वैल्यू को बदलता है और y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग बदल जाती है। इस बिहाफ पर x बिहाफ पर हम इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट फंक्शन, और y को बोलते हैं डिपेंडेंट फंक्शन। इस बिहाफ पर ऐसे इतना ज़्यादा आप ना भी जाने तो ये चलेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इस प्रोसेस में मैंने आपको एक भी चीज़ बता दिया, वो ये है कि अगर आप x की किसी फिक्स वैल्यू को रखते हो तो x को हम लोगों ने क्या बोला था, x को हम लोगों ने क्या बोला, वेरिएबल। और वेरिएबल को अगर आप वेरिएबल के किसी फिक्स वैल्यू को रखोगे तो करस्पॉन्डिंग उसके फंक्शन का एक फिक्स वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक डिफिनेशन जो आपको बिल्कुल से जानना चाहिए था और इसे इसी तरह से याद भी कर लें आप। ठीक है, क्योंकि ये काम आएगा और कुछ समय के बाद हालांकि इतना महत्व इसका रहता नहीं है, बट फिलहाल समझना बहुत जरूरी है। अब आगे आता है, आगे एक टॉपिक है हमारे पास जिसे हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट इन वेरिएबल, इंक्रीमेंट इन वेरिएबल। और वेरिएबल को मैंने जनरली क्या बोला कि हम लोग x से डिनोट करेंगे, तो आइए उसे x से ही डिनोट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो अभी पढ़ना है वह इंक्रीमेंट इन x यानी इंक्रीमेंट इन वेरिएबल, और बाद में पढ़ना है हमें इंक्रीमेंट इन y यानी कि इंक्रीमेंट इन फंक्शन। तो आओ चलो सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीमेंट इन वेरिएबल की। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी हो सकता है, इंक्रीमेंट में केस ले, इंक्रीमेंट इन वेरिएबल। और ये वेरिएबल यहाँ पे कौन मानेंगे हम लोग, x मानेंगे। सर कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीमेंट मान सकते हैं x को। अच्छा चलिए, तो जरा देखो तो किसी पार्टिकुलर समय में x की जो वैल्यू थी, किसी पार्टिकुलर समय में x की जो वैल्यू थी x नॉट थी। x वेरिएबल है जो अलग अलग समय पर अलग अलग वैल्यू को अपने में धारण कर सकता है। ठीक है, तो x की वैल्यू किसी समय में x नॉट थी और कुछ समय के बाद x की वैल्यू जो है वो x1 हो चुकी है। कितनी हो गई है, x1 हो चुकी है। मान सकते हैं x1 को, दिक्कत नहीं। तो अगर मैं बोलूं चेंज, अगर मैं बोलूं आपसे चेंज इन x, तो चेंज इन x को बेटा हम लोग बोलते हैं डेल्टा x। चेंज इन x, चेंज मतलब अंतर, डेल्टा x इक्वल टू होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल। अच्छा, x फाइनल, ये जो x था इसे ही तो x फाइनल बोलोगे और ये जो x था यही से तो इनिशियल बोलोगे। हालांकि दोनों x की वैल्यूज हैं बट अलग अलग टाइम पे है, तो जो स्टार्टिंग में उसे हम लोगों ने x इनिशियल बोल दिया, जो बाद में उसे x फाइनल बोल दिया। तो डेल्टा x इक्वल टू क्या होता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल। आप हमेशा याद रखें, इसे चेंज इन x भी बोलते हैं, x फाइनल दैट इज x1 और माइनस x इनिशियल दैट इज x नॉट, माइनस x नॉट। कोई दिक्कत नहीं। तो अब जरा देखो तो इसी जगह से अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, x1 दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो लिखा जा सकता है x नॉट, x1 इक्वल टू x नॉट प्लस डेल्टा x। हाँ या ना, क्लियर है बात? यानी कि जो फाइनल वैल्यू ऑफ x है वह इनिशियल वैल्यू ऑफ x प्लस चेंज इन x के बराबर होता है। ये आपको जानना चाहिए और ये मैंने आपको समझाया, इसका काम है, इसका जस्ट अभी कुछ समय बाद हमको काम आएगा, तो हमें इस चीज़ को जान लेना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्रीमेंट इन वेरिएबल के जगह पर इंक्रीमेंट इन फंक्शन, और फंक्शन को हम लोगों ने y माना हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चूंकि जो हमारा जो फंक्शन होता है वो x पर ही डिपेंड करता होता है, तो निश्चित है कि जब आप x में चेंज ले आओगे यानी x की वैल्यूज को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके कॉरस्पॉन्डिंग y के वैल्यू में भी चेंज आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? आइए इसे भी देख लेते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑफ y यानी इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं उसको भी सीख लेते हैं। आइए तो देखिए जरा कॉरस्पॉन्डिंग इसी की बात करेंगे हम लोग। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं इस तरफ बना रहा हूँ इस चीज़ को। मैं बात कर रहा हूँ पहले y की, तो जरा देखो तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो स्टार्टिंग कंडीशन में देखो x की वैल्यू xi यानी x नॉट थी, तो पहले केस में इनिशियल केस में जिसे हम लोग y1 बोल रहे मान लेंगे और इनिशियल कंडीशन में y1 बोले तो ये हो जाएगा f x नॉट। क्यों? क्योंकि इनिशियल के कंडीशन में x की वैल्यू x नॉट थी, तो हमने रखा तो इसे मैं i ही कर देता हूँ आपके लिए। चलिए बाद में y फाइनल के लिए अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा f कितना हो गया था वैल्यू f(x1) ना। चलिए तो ये हो गया था f(x1), कोई दिक्कत नहीं। बट इसे ही इसी f(x1) को क्या हम ये भी लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं
एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। नो डाउट सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, इंक्रीमेंट इन फंक्शन। और फंक्शन कौन है यहाँ पर, इंक्रीमेंट इन फंक्शन, और फंक्शन कौन है, वाई है। तो वाई तो यानी कि इंक्रीमेंट की बात करें या डिक्रीमेंट की बात करें, तो कहीं इंक्रीज की बात करें डिक्रीज की बात करें, बात तो चेंज की होती है। तो अगर मैं बात करूं चेंज, तो जरा देखो, तो मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, चेंज की। तो चेंज इन वाई हम लोग क्या बोलेंगे अब, नाउ चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। तो बात करेंगे चेंज इन वाई की, तो जरा देखिए, तो चेंज इन वाई कैसे आएगा, चेंज इन वाई मतलब हम लोग बोलेंगे उसको डेल्टा वाई, यस सर, और डेल्टा वाई को हम लोग क्या बोलेंगे, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, यस सर। तो वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल दैट इज डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई को कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे एफ फाइनल, एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। दिस इज कॉल्ड चेंज इन फंक्शन, दिस इज कॉल्ड चेंज इन फंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड चेंज इन एक्स या चेंज इन वेरिएबल। तो ये तो चेंज इन वेरिएबल का फॉर्मेट हो गया हमारे पास, और ये हो गया चेंज इन फंक्शन का फॉर्मेट, ठीक है। तो इसी बिहार पर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक इसको बढ़िया सा नोट डाउन कर लीजिए, और एक बार दो बार तीन बार इसको यहाँ तक रिवाइज कर लीजिए। पढ़ा इंक्रीमेंट ऑफ वाई, तो क्या फॉर्मूला था उसका, चलिए देखिए जरा, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने यही तो अभी जस्ट डिराइव कर लिया। वो क्या था, अगर बात करें इंक्रीमेंट इन वाई यानी फंक्शन, तो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या हो रहा था, y2 माइनस सॉरी y1, और इसे हम लोग क्या बोले थे, एफ एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल, तो यहाँ पे क्या था, एक्स फाइनल और माइनस एफ एक्स इनिशियल, ये तो फॉर्मूला था। और अभी आपको अगर अच्छे से याद हो तो एक्स इनिशियल की वैल्यू हम लोगों ने एक्स नॉट ले रखी थी, तो यहाँ एफ एक्स एफ फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए क्या लिखा था हम लोगों ने, एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स नॉट, यही है। अब सोचो एक एग्जांपल अगर हम ले लें, ये फॉर्मूला है, इसे इसी तरह से आपको याद रखना है, बिल्कुल इसी तरह से याद रखना है। एक एग्जांपल में ले लूं, लेट y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी अभी हमें एक्स स्क्वायर और हमें गिवन क्या क्या है, एक्स की वैल्यू मान लो दे दी गई है 2 और डेल्टा एक्स की वैल्यू दे दी गई है मान लो 0.1। तो हमें इसके लिए इंक्रीमेंट इन एक्स निकालना है। क्या करना है हमें इसके लिए, क्या करना है, इंक्रीमेंट इन एक्स निकालना है। तो देखो जरा कैसे निकाल सकते हैं इंक्रीमेंट एक्स, फिर वही वाली बात, ये फॉर्मूला हम लोग जो लगाएंगे कि क्या होगा, डेल्टा वाई, यही पूछा जा रहा है, तो डेल्टा वाई ही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो कैसे निकालोगे, बहुत आसान है तरीका निकालने का, देखो निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। वो कैसे है जरा देखिए, डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला, ठीक सर, तो लिख देते हैं सर, एफ एक्स प्लस एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स नॉट, डन। अब फंक्शन ऑफ एक्स, इसके जगह पर क्या है आपका, जरा चेक कीजिए, इस पूरे फंक्शन के जगह पे है क्या है, ये एक्स स्क्वायर, कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो जरा देखो, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.1, बट फंक्शन ऑफ एक्स, जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो क्या, एक्स स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर, भाई इसकी पूरी वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर के बराबर, ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बात करें फिर से तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इस तरह से। क्यों, क्योंकि फंक्शन में आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू ले रखी है। तो इतना अगर आपने कर दिया, अब इसको सॉल्व कर लो, 2 + 1 ये हो गया 2.1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज 2.1 4.41 माइनस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल टू 0.41। तो ये 0.41 क्या आया, ये आया हमारा इंक्रीमेंट इन एक्स। यहाँ पे खास बात जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो क्या है, ये पॉइंट, यहाँ से यहाँ कैसे आए सर, यहाँ से यहाँ कैसे आए सर, कॉमन सेंस लगाइए। अगर मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना होकर के एक्स क्यूब होता तो हम यहाँ पे एक्स क्यूब लगाते, क्योंकि जो इंक्रीमेंट हो रहा था वो वेरिएबल में हो रहा था, यानी एक्स में हो रहा था, और एक्स कहाँ है हमारा, यही तो है, और यही फॉर्मूला में हमें रखना होता है। बट ये पूरा फंक्शन ऑफ एक्स क्या था, पूरा फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर था, यानी पूरा पार्ट ये वाला जो है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट इन वाई या इंक्रीमेंट इन फंक्शन, ठीक है। इस पार्ट को कर लिया हम लोगों ने, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अब हमें बात करनी है एवरेज रेट ऑफ चेंज की। एवरेज रेट ऑफ चेंज होता क्या है, तो थोड़ा सा इफेक्टिवनेस लाने के लिए मैंने पहले से बोर्ड पर लिख दिया, आइए मैं समझाता हूँ क्या होता है वो। द रेशियो ऑफ चेंज इन फंक्शन यानी कि y
and the variable x is called average rate of change of function with respect to variable। यानी कि हम लोग दरअसल चेंज निकालना चाह रहे हैं, किसके लिए, किस में चेंज, फंक्शन में चेंज, किसके रिस्पेक्ट में, तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आई क्या? जब भी आप चेंज की बात करते हो तो हमेशा किसी न किसी का रिस्पेक्ट देना होता है। तो यहाँ हम लोग फंक्शन में चेंज लाने वाले हैं। तो फंक्शन में चेंज कब आएगा भाई? फंक्शन की वैल्यू तो तब आती थी जब आप वेरिएबल की वैल्यू पुट करते थे। तो निश्चित अगर फंक्शन में चेंज आया है तो निश्चित किसके वैल्यू में चेंज आने से आया होगा? निश्चित वेरिएबल के वैल्यू में चेंज आने से फंक्शन के वैल्यू में चेंज आया होगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट चेंज, एवरेज रेट चेंज। चलो ठीक है, तो बाय डेफिनेशन जरा देखो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसे ही हम लोग बोलते हैं चेंज इन वाई, इसे हम लोग बोलते हैं चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। मतलब फंक्शन में चेंज तो हो रहा है बट किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? ये हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। और इसे ही हम लोग बोलते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं एवरेज चेंज। क्या बोलते हैं? एवरेज चेंज, एवरेज चेंज। ये एवरेज चेंज आपके पास जब भी कोई फॉर्मूला में आए, एवरेज का जब भी कोई फॉर्मूला आए तो इसी तरह से आपको लिखना होता है। तो हमारे फिजिक्स में एवरेज का एक फॉर्मूला जिसे हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, इस तरह की बातें होती है। तो आइए समझते हैं एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखा जाता होगा। एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं जो हमारे फिजिक्स में यूज होगा। तो आप लोग जितना लोग समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फिर भी समझ में थोड़ा कम आ रहा है तो मान लीजिए कैसी घटनाएं घटती होंगी और मुझे याद कर लेना है सर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्या क्लियर है बात? तो एवरेज वेलोसिटी, ऐसे आपको पता होगा कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। लेकिन आप बात करोगे इसकी एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी जिसे हम लोग जनरली डिनोट करते हैं वी ए वी से, शॉर्ट में लिखते हैं वी एवरेज, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन याद करें कोई भी चेंज, कोई भी एवरेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन अपर यानी फंक्शन रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिनोमिनेटर, दैट इज व्हाट, फंक्शन। तो सॉरी वेरिएबल। तो जरा देखें ऊपर वाले पार्ट में क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करता हूं तो दिस इज डेल्टा एस बाई टाइम। अगर मैं टाइम को टी से डिनोट करता हूं तो दिस इज डेल्टा टी, दिस इज डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और ये फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। तो समझ में एवरेज का कंसेप्ट कहां से आता है? एवरेज का कंसेप्ट फिर से समझ लीजिए। एवरेज का कंसेप्ट आता है हमारा एवरेज चेंज, यानी कि चेंज इन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन व्हाट, वेरिएबल। तो उसी हिसाब से अभी आपने डिफाइन किया वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेकिन मैं बोलूं एवरेज वेलोसिटी, यहां बोलूं मैं, अगर मैं इधर एवरेज लगा दूंगा तो ये होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। क्लियर है बात? इसी बिहाफ पर, इसी के आधार पर हमें इंस्टेंटेनियस का भी एक पार्ट पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोगों ने इसको इस तरह से डिफाइन कर लिया, इसको इस तरह से पढ़ लिया। अब एक बहुत अच्छी सी चीज मैं बताने वाला हूं, उसको जरा देखिए, जो इसी से जुड़ी हुई चीज है। तो अभी हम लोगों ने क्या बोल दिया, अभी हम लोगों ने बोला एवरेज चेंज, किसकी बात कर ली, एवरेज चेंज की। वो एवरेज चेंज क्या था, एवरेज चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज जिसको हम बोल रहे हैं। तो रेट मतलब जब भी समथिंग डिवाइडेड बाय कुछ ना कुछ डिवाइड की बात की जाएगी। तो अब एवरेज चेंज की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने जब जस्ट फॉर्मूला निकाला है वो क्या था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यस सर, लेकिन अभी क्या है, ये चेंज इन फंक्शन रिस्पेक्ट टू चेंज इन व्हाट, वेरिएबल। लेकिन अगर मैं इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये होता है कि फंक्शन में चेंज आया था वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, मगर मैं बोलूं कि जो वेरिएबल में चेंज आया है वो टेंड्स टू नेग्लिजिबल है। उसे मैथमेटिक्स में लिखते कैसे हैं, उसे लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, देन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स। अब ये क्या बात हो गई सर, और ये कैसे आया सर? तो जरा समझो, आप ज़्यादा बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाए तो सुपरफिशियल कैसे इसको समझ सकते हैं, उसको ऐसे समझिए। लिमिट मतलब किसी चीज़ को मैंने लिमिटेड कर दिया है। अब किसको लिमिटेड किया है मैंने, चेंज इन एक्स, यानी कि जो वेरिएबल की जो वैल्यू का जो चेंज हो रहा है उसे टेंड्स टू जीरो कर दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंड्स टू जीरो? तो जरा देखो, लेट सपोज करो एक्स इनिशियल कितना था, वो था मान लो 3, और एक्स फाइनल कितना है, वो है 3.0000003। ठीक, तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द चेंज इन एक्स, तो आप बोलोगे ना सर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। यस सर, तो घटाओ तो जरा, तो ये आएगा 0.0000003। तो जरा देखो, तो ये जो डेल्टा एक्स है, यहाँ जो चेंज आया है किसका, वेरिएबल का, वो टेंड्स टू जीरो है। क्यों? क्योंकि जीरो नहीं है। टेंड्स टू जीरो होने का मतलब कि जीरो के आसपास है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं है। तो ये लगभग उसी हिसाब से टेंड कर रहा है
तो ऐसे किसी चेंज में इस फॉर्मेट को डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। क्या बोलते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। अब सर डी वाई बाई डी एक्स का लिटरल मीनिंग क्या होता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस चेंज। अब इंस्टेंटेनियस का लिटरल हिंदी मीनिंग होता है उसी समय, तात्क्षणिक, उसी समय जिस समय पूछा जा रहा हो। अब ये सब चीजें थोड़ी मैथमेटिक्स से जुड़ी है तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मैं प्रयास करता हूं कि थोड़ा इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के आपको समझाता हूं। चलो ऐसे समझो जरा इसको। मान लीजिए कोई लड़का जो है मोटरसाइकिल चला रहा होगा और आप उसके पीछे वाले सीट पे बैठे हुए हो। तो जस्ट आपने पूछा, जब आपकी घड़ी में 12:03 हो रहा था, आपने उससे जस्ट पूछा यार गाड़ी की स्पीड क्या है, तो वो बोला, आपने बोला और उसको सुन के तुरंत जवाब देने में टाइम का कहीं ना कहीं लैप्स होता है। ठीक है, तो टाइम का लैप्स तुरंत बोलता है यार मैं अभी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं। तो जरा समझ के इस चीज को समझो। 10 मीटर पर सेकंड यानी वो वेलोसिटी बता रहा है, बट वेलोसिटी कब की बता रहा है? वो बता रहा है वेलोसिटी 12:03 की, यानी एग्जैक्ट लगभग उस समय की। हालांकि आपके कहने और उसके सुनने में चेंज आता है, बट इस चेंज को हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो हम ये बोलते हैं 12:03 पर जो आपके मोटरसाइकिल जिस पे आप दोनों बैठे थे उसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड। सच ये है कि 12:03 से ज्यादा का समय हो रहा था जब आपको ये जवाब सुनाई दिया होगा, लेकिन चूंकि वह टाइम का जो डिफरेंस वो टेंड्स टू जीरो है, नेग्लिजिबल किया जा सकता है, उसे मान देते हैं कि ये नहीं होगा। तो उस केस में तो वैसे स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिस वक्त आपसे पूछा गया उसी वक्त आपको जो जवाब मिला है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या मेरी बात क्लियर है? इसको थोड़ा और डिटेल से समझें तो मैं दोनों के बीच अंतर बता देता हूं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हालांकि ये चीज हम लोग आगे भी कवर करेंगे, लेकिन चूंकि मैथ में आया है तो मैथ में क्या इंस्टेंटेनियस का यूज होता है और क्या यूज होता है एवरेज का, तो वो मैं समझाता हूं। सपोज कीजिए, ऐसे समझिए जरा, आप एग्जैक्टली 12 बजे घर से निकले और 12:30 पर किसी खास डेस्टिनेशन को पहुंच गए, ठीक, जो कि वहां से 10 किलोमीटर या ऐसा करें 100 मीटर की दूरी पर था। 100 मीटर की दूरी पर था, बट आप समझिए जरा, 100 मीटर की दूरी थी और आपने उसको आधे घंटे में ट्रेवल किया है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस जर्नी, तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस कितना, तो मैंने बोला 100 मीटर। टोटल टाइम कितना, तो मैंने बोला आधा घंटा। आधा घंटा को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो और उसे डिवाइड कर दोगे, तो जो वैल्यू आई है वो एवरेज आई है, एवरेज वेलोसिटी की बात कर दी गई। लेकिन इसी समय जिस समय आप बीच में जा रहे थे, इसी जर्नी के ड्यूरेशन के दौरान कोई बच्चा आपको या कोई फ्रेंड आपका फोन करता है और बोलता है यार तू किस स्पीड से जा रहा है, तो उस समय आप जो स्पीडोमीटर में देख के उसी वक्त उसको जवाब देते हो, वो इंस्टेंटेनियस है। क्या है? इंस्टेंटेनियस है। तो हमारे फिजिक्स में एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो डेल्टा डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, और अगर मैं इंस्टेंटेनियस उसी समय वेलोसिटी पूछ लूं आपसे, उसी समय आपसे पूछ लूं, देन इट बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स। इंस्टेंटेनियस चेंज की बात की जाती है यहाँ पे। मुझे लगता है ये चीज काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो अब इसी बिहार पर हमारे लिए जो इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मैं बताता हूं आपको ये क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी, हालांकि बाद में आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी और स्पीड के बीच में डिफरेंस होता है, तो मैं इसे बोलूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं लिखूंगा VINS। और VINS याद करो, अगर हम लोगों ने बात की थी बेटा V एवरेज की, तो हमने बोला था सर डेल्टा S बाई डेल्टा T, दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बट यहाँ पे इंस्टेंटेनियस है तो बस कुछ नहीं करना है, दिस नाउ बिकम्स DS बाई DT। दिस इज व्हाट, दिस इज DS बाई DT। तो DS बाई DT क्यों? क्योंकि यहाँ जो DT है वो टेंड्स टू जीरो होता है। DT यानी जो टाइम है जिसमें पूछा जा रहा है टेंड्स टू जीरो है, यानी कि अगर मैं ये समझ में आया, चलो मैं इसे पूरा कंप्लीट, ये ऐसा हो गया। बट यहां से यहां का सफर कैसे ट्रेवल होगा, वो ऐसे होगा, जैसा देखो मैं बोल रहा हूं डेल्टा S बाई डेल्टा T, इफ लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू जीरो, नाउ इट बिकम्स, अब ये एवरेज नहीं रहा क्योंकि आपने टाइम का जो अंतर इतना कम कर दिया है जो टेंड्स टू जीरो है, इट नाउ बिकम्स इंस्टेंटेनियस और यह DS बाई DT लिखा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लियर है फंडा? तो आप हमेशा अब एकदम बिल्कुल दिमाग में कुछ ना याद रखें, तो बस इतना याद रखें, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पूछी जाए या कोई भी फंक्शन जो एवरेज में पूछा जाएगा तो ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे, चेंज इन
फंक्शन बाय चेंज इन वेरिएबल, और अगर इंस्टेंटेनियस की बात की जाएगी तो आप उसे बोलोगे ds बाई dt। अब बात ये उठता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ds बाई dt। यहां तक क्लियर हो सर, यहां से यहां तक भी पहुंच गए, बट व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ ds बाई dt। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना चाहिए। तो आओ मैं जरा आपको समझाता हूं व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ ds बाई dt या dy बाई dx। अगर मैं यहां बात करूं तो dy बाई dx। तो जरा देखो dy बाई dx, तो इसको ऐसे बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, रीड करते हैं dy बाई dx, इसे हम लोग रीड करते हैं रीड एज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, हम फंक्शन क्या है हमारा y विथ रिस्पेक्ट टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, और वेरिएबल कौन था आपका x था। तो ये डिफरेंशिएशन है। अब बात उठती है सर इसे हम लोगों ने पढ़ लिया dy बाई dx, और इसे बोल रहे हैं इट इज ए डिफरेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू x। नो डाउट सर ये सही है, यहां तक भी समझ गए हम, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो याद रखें अब हम लोग जिस चीज में एंटर कर चुके हैं ये 100% मैथमेटिक्स का पार्ट है, और ये जो मैथमेटिक्स का पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं कैलकुलस। और कैलकुलस इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चेंज, यानी कैलकुलस में सिर्फ हम लोग चेंज की बात करते हैं, अंतर कितना आया है किसी खास घटना समय के साथ किसी खास प्रोसेस में, तो उसके बारे में कैलकुलस में स्टडी करते हैं हम लोग। तो यहां से सारा का सारा जो पार्ट है वो बदलने वाला है। क्लियर है बात। तो अब आप इसे कैसे पढ़ोगे, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू x। चलो अगला एग्जांपल मैं बोल दूं, अगर मैं बोलूं ऐसा ds बाई dt, तो आप बोलोगे दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ s रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में आई क्या। अब s यहां पर अगर स्पीड है तो स्पीड हो सकता है, s अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जो फिजिक्स में हमारे कंसर्न कर रहा है। बात समझ में आई। तो अब थोड़ी सी चर्चा जो हम लोग हैं वो किस चीज के बारे में करेंगे, अब डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। क्लियर है बात। और ये क्या बताता है सर, इंस्टेंटेनियस बताता है। इंस्टेंटेनियस मतलब उसी समय की पूछी हुई वैल्यू को बताता है।